वेलकम बैक। आवर नेक्स्ट चैप्टर। सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने थे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका था। इंग्लिश का 300 नंबर का कंपलसरी पेपर पास करना भी जरूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज की हिंदी साहित्य की कोचिंग पूरे होने को थी, इस कारण से उसे अब वापस ग्वालियर जाना है। पर इस अंतिम क्लास के समय मनोज श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। वह नहीं जानता था कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी, 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी, उसे नहीं पता। पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। रात भर चलने वाली इस क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। दिल्ली की आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता, असफलता, कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसानी से मिल जाएगी? क्या इतनी आसान होती है? क्या सिलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सिलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। पर यदि कह भी दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज विकास सर से मिलने चला गया। सर को क्लास के लड़के लड़कियां घेरे हुए थे। मनोज को देखकर सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप जैसे सोने की तरह चमक रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। वह श्रद्धा से कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उसे आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिले तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विसेज की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। आगे की तैयारी में शायद अपने घर से ही करूं। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चित की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि मनोज से कब और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। मनोज को आज श्रद्धा अचानक अपने से दूर जाती हुई दिखी। वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा श्रद्धा को। उसने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने उसकी कॉपी पर अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर लिख दिया। उम्मीद ख़त्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता? काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रह गई उसकी यह इच्छा। उसने अपनी मन की बात कहने को फिर से हिम्मत की, श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है।
पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने ज़रूर साकार हो जाएंगे। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक में एक कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज को भावात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया। मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से न घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौट कर आएगा, या बस यह लड़की यादों में रहेगी? अब मनोज को नहीं पता। उसके होठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के जर्नल डब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट आया था। उसे अपना मन भारी भरा भरा सा लग रहा था। वह सोचने लगा, यदि पहले से अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। पीली कोठी में दोनों ने फिर से एक कमरा किराए से ले लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दीप सोनी भोपाल में ही डीएसपी थे और सरकार आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। वह पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में वह एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। वह पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना को अब थोड़ा छोटा कर दिया। अब वह सोचने लगा, यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं तो भले ही आईपीएस आईएएस न भी बने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज का कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बना जा सकता है। पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल बीकॉम किया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है मैं इंग्लिश में तो पास हो जाऊंगा। मेरा टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा गया है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अविनाश भाई, आप भी ठीक से नहीं देख पाते, पीछे के पेज पर देखो, 3 नंबर पर है। मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, इस ऐसे में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने ऐसे की विशेषताएं अविनाश को बताई। अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां पर टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख ही नहीं पा रहे अविनाश? मनोज ने अविनाश से खींचते हुए कहा। अविनाश ने उस स्थान पर देखते हुए कहा। मनोज की उंगली रखी हुई थी। यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वह टेररिज्म नहीं, टूरिज्म लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह तो गलत हो गया। वह टूरिज्म और टेररिज्म की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस पेपर के पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक कॉपी भी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर ही निश्चित ही वह इंग्लिश
कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी, वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी। मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा। जब कापियाँ ही चेक नहीं होंगी तो पेपर देने का क्या लाभ। हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने मनोज भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स से शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा। इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी। मनोज, पांडे, अविनाश, गुप्ता सभी को यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी की मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था। भले ही वह मुख्य परीक्षा सिविल सर्विसेज की न होकर किसी स्टेट पीएससी की हो, एक उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी एक इच्छा फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। मनोज श्रद्धा को भुला नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद मनोज को सता रही थी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से ज़रूर बात करेगा। उसने श्रद्धा के घर का फ़ोन नंबर ढूंढा, पर बहुत कोशिश करने पर भी नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को परेशान देख पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? सिविल सर्विस की परीक्षा तो हो गई तुम्हारी, यूपी सिर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा था। मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है? पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया। 12th के बाद कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म लिखाया था। करो करो, फ़ोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फ़ोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा। जब मनोज ने इस व्यंग्य पर कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सिलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे प्यार कर ले। अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में सफलता विषय पर यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अविनाश आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के पर दिमाग में सबसे तेज अविनाश मुदगिल से पूछा, आज की चर्चा का विषय प्यार है। अविनाश जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार है? अविनाश पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालो, 5-6 महीने बाद यूपी परीक्षा देनी है, तुम्हें अभी भी प्यार करना है? अविनाश ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अविनाश से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अविनाश ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई में देना है। दूसरा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह महज अभावों का आकर्षण है। अभाव माने समझ रहे हैं पांडे? जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। अविनाश ने कहा। मनोज को अविनाश की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया। मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुप्ता को अविनाश के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई। उसने कहा, वाह मनोज, क्या बात की है, मेरे मुंह की बात छीन ली। अविनाश को क्या पता प्यार के बारे में, कभी प्यार किया हो तो जाने, प्यार के बारे में निरक्षर है। अविनाश को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया। वह गंभीर हो गया। उसने कभी उसी गंभीरता से कहा, पहले सिलेक्ट हो जाओ फिर प्यार कर लेना। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो।
किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। अब किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। इस गंभीर चर्चा में किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसके लिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत है। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उससे कैसे चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू किए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगियों की पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की था लेना दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग ज़रूर पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार को ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही थी। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान की वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे में हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छा बनाती है। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गाँव में तो पोहे बनते ही नहीं है। ग्वालियर आकर इन्होंने पहली बार ही खाए होंगे पोहे। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसे वह त्यागी जी या अविनाश से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे भी कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं ही कभी कभी बजाती हूँ। योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता ज़रूर हूँ। उसने योगिता से कहा। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा कैसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब उसने यह बता दिया कि यह रिश्ता लंबा चलने वाला है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नज़र योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गई और वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन के लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थी, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में वह समय बिताए आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वह अविनाश मुदगिल
अपनी किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थी। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी सोनी अखियों में डूब गया। गुप्ता पीली कोठी में नए नए आए दो लड़कों की परीक्षा की तैयारी के गुर समझा रहा था। वह तल्लीन होकर नौसिखुए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। मैंने और दीप सोनी ने साथ ही इंटरव्यू दिया था, तो वो इंटरव्यू के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले। नहीं तो मैं दीप की तरह आज कहीं डीएसपी होता। गुप्ता ने उन लड़कों को आगे प्रेरित करते हुए कहा, तुम लोग मेरे बताए तरीके से पढ़ाई करोगे तो देखना तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। हिस्ट्री में उत्तर कैसे लिखा जाता है यह तो मैंने दीप को सिखाया था, जब जाकर हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ पाए उसके चेला था मेरा। दोनों लड़के गुप्ता के झूठ पर टिके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर चले गए। तब तक अविनाश एक नए लड़के के साथ गुप्ता के कमरे में आ गया। पीछे पीछे पांडे और मनोज भी आ गए। अविनाश ने गुप्ता से कहा, ये नवल भल्ला है, ये भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। इंटरनेशनल रिलेशन में तो पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को भी कुछ भी समस्या आती है मुझसे ही पूछते हैं, क्यों अविनाश? गुप्ता ने नवल को नौसिखुआ मानते हुए अपने आप को विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अविनाश ने अपनी योग्यता की स्वीकृति चाही। अविनाश ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखते हुए कहा, पीली कोठी क्या, गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के वक्तव्य को नवल ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवल ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया, अच्छा बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार ने उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवल के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लगाई। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी, घी में डूबी 4 रोटियां रखी थी। अब गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता को नवल के पूछे गए प्रश्न की उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवल ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न फिर से याद दिलाया, बताइए, ये तो इम्पोर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता ही होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवल ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवल की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभिनय करने लगा, पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जुबान पर ही आ रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा। नवल ने वहां बैठे अविनाश, मनोज और पांडे को ललकारा, आप लोगों को पता है, किसी को उत्तर नहीं पता। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है, पर नवल कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया, चलिए नाम ही बता दीजिए प्रधानमंत्री का। नवल की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरों के भावों में कोई बदलाव नहीं आया, पहले प्रश्न जैसे स्थिति की बन रही थी। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया, वह झूठे बर्तन मांजने लगा। सभी ने नवल के सामने हथियार डाल दिए। नवल ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर टूट पड़ा। नवल को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों को
अपने दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उनके दुश्मन युद्ध भूमि में तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवल ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, इनका नाम है जूनिकिरो कोइजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कोई कर सकता है? सभी को नवल भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवल अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल में अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उर्वर दिमाग से एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया। एक महिला की आवाज़ आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मनोज ने आत्मविश्वास से कहा कि मैं ग्वालियर से मनोज बोल रहा हूँ, मैंने दृष्टि कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी, उनका फ़ोन नंबर मिल सकता है? मैडम मनोज की आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उससे पहचाना नहीं। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं? मैं मनोज बोल रहा हूँ ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फ़ोन नंबर लेने की मनोज की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम आप समझ नहीं रही, श्रद्धा से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनकी आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका हथियार बेकार चला। उसकी बात पूरी होती उसके पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फ़ोन काट दिया। उसने गुस्से में फिर से फ़ोन मिलाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा, विकास सर से बात कराएं, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, बोल रहा हूँ, मैंने एक बार आईएएस मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे ज़रूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देंगी, लेकिन अप्रभावित महिला ने यंत्रवत जवाब दिया, सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वही आ गई जहाँ से चली थी। सारी मेहनत बेकार हो गई। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल मनोज का दुखी चेहरा पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुँचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे डाली। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है, कैसे जाएगा वह? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे, क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया? केवल फ़ोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर? उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन से, फिर दिल्ली से बस से, सिंपल। पांडे ने मनोज की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझाया, लेकिन मनोज अभी भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे फिर समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते,
नदी नाले पहाड़ पर्वत सब लांग जाते हैं और तुम अल्मोड़ा नहीं जा पा रहे। कितना दूर है अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा की सरलीकरण की मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। दुश्मन के एरिया में घुसने के पहले हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स देते हुए कहा, मनोज ये नोट्स रख लो, ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने से तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही उसने 500 रुपये भी मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। वह मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फोन लगाया और हंस हंसकर देर तक बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हिना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह बहुत घबराया हुआ था। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा कैसे मिलेगी। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा प्राकृतिक दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनोज पहाड़ी सौंदर्य में डूब सा गया। उसे लगा था कि इस सौंदर्य के कारण ही शायद श्रद्धा भी इतनी सुंदर और भली है। पहाड़ी सौंदर्य की निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसे श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में माल रोड है। माल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर उसका घर है, जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी। आज वह उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नज़दीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियाँ उतर रहा था वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास कम होते जा रहा था। 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट थी जिस पर लिखा था गणेश चंद्र जोशी प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पनाएं, सारी रणनीति गायब होती दिखाई देने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर खुद सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने की ऐसी ही घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकर नुमा नामक लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती है। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा, गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी का नाम लिखा था। पास ही एक तस्वीर टकी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक का चकाचौंध होने के लिए उसकी आंखें बेताब हो रही थी। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता हूँ। श्रद्धा की मम्मी ने भी अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले मनोज को परख लेना चाहती हो, फिर श्रद्धा को बुलाए, या मुरैना की तरह किसी अनजाने लड़के से अपनी लड़की को न मिलने देने का रिवाज हो अल्मोड़ा में। ऐसा तो नहीं, श्रद्धा घर पर न हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीद मनोज के मन में आ रही थी। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने पूछा। उसे कहा, मैं ग्वालियर का हूँ। मनोज ने कहा। मनोज मम्मी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा।
मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं वहाँ, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाजशास्त्र में रुचि ले रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती है, पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। श्रद्धा की बात सुन छोड़कर मम्मी सब बातें कह रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा कि वे कैसे ही श्रद्धा को बुला दीजिए। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी ये नोट श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भर भराकर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई, पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फ़ोन नंबर चाहिए, मेरे पास था, मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने से पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें बढ़ रही थी। बात न करो तब भी बेचैनी और बात करने को तैयार तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतज़ार करता रहा। घंटी जा रही थी। फिर किसी महिला ने फ़ोन उठाया। मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फ़ोन पर आई। मनोज अब वैसा आवाज़ सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर वह खड़ा रह गया। हेलो। यह वही आवाज़ थी जिसके लिए मनोज के लिए संजीवनी है, जिससे सुनने के लिए उसकी सांसें लेना जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है। क्या इसी आवाज़ को सुनने के लिए यह इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फ़ोन में से फिर आवाज़ आई, हेलो कौन? अब वह चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने कहा। हाँ मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? तुमसे मिलने आया था। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फ़ोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर होती है? या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती है? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था, एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए आंखों में श्रद्धा को बसाए। लरजती हुई आवाज़ डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह ही दिया, आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फ़ोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के लिए गिर पड़ी। फ़ोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज़ ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा मनोज एसटीडी के बाहरी बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं? क्या वह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखें के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी लड़की है। क्या वह गलत हो सकती? नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुंच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा है?
ये एसटीडी वाला था, आपका फ़ोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फ़ोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराज़गी को छुपाते हुए कहा, मनोज ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्ज़ाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्जाम इंग्लिश के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश के पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है, वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा की बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ नहीं कह पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा, लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा है। अब उसे भरे मन में अब कोई भय या आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति न अपने भविष्य के प्रति। तो मनोज श्रद्धा से मिलने गया और श्रद्धा ने उसे डांटा और समझाया कि अभी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं मनोज क्या करता है श्रद्धा के लिए और श्रद्धा क्या करती है मनोज के लिए। टिल देन टेक केयर।